दोस्तों नमस्कार। वक्फ कानून पर जब भी फैसला आएगा वो फैसला भारत की राजनीति, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति और उससे जुड़ी हुई जो भी राजनीति इस देश में सांप्रदायिकता या धर्म के आधार पर होती है उसमें आपको बड़ा व्यापक अंतर नजर तो आएगा। क्योंकि वक्फ कानून जो संसद ने पास किया और जिसको चुनौती इस देश के 100 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, उसके भीतर का जो मैसेज है वो ये बताने के लिए काफी है कि संसद द्वारा जिस विधेयक को पास किया गया और कानून की शक्ल में भारत के सामने है, उसको लेकर बहुत सारी आपत्तियां इस देश के संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। लेकिन वो फैसला जब आएगा उसका इंतजार करना होगा, लेकिन वो फैसला एक बड़ा व्यापक परिवर्तनकारी जरूर होगा। यह संकेत तो खुले तौर पर लगातार मिल रहे हैं। लेकिन आज उसके आगे का सवाल है। यह सवाल है दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई कर रहे थे और वो जो संकेत दे रहे थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद जब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई सुनवाई की शुरुआत आज उन्होंने की और जो संकेत सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आए, दोनों में बड़ा व्यापक अंतर है। इस व्यापक अंतर की परिस्थितियों के बीच एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए और बात आज शुरू की जाए उससे पहले सोचिए, क्या इस देश में किसी भी संस्थान को लेकर, वो लोकतंत्र के तीनों पिलर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ही क्यों ना हो, या फिर फोर्थ स्टेट की भूमिका में मीडिया ही क्यों ना हो, व्यक्ति विशेष मायने रखता है? यानी जो व्यक्ति अगुवाई कर रहा हो इस देश में न्यायपालिका की, जो अगुवाई कर रहा हो कार्यपालिका की, जो विधायिका की और जो फोर्थ स्टेट की भी सही, उस व्यक्ति विशेष का अपना जीवन, अपनी समझ और उसका अपना नजरिया मायने रखता है क्या? यह सवाल आज शुरू में अपने जहन में रख लीजिए, क्योंकि वक्फ कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर शुरुआती बहस में जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे संजीव खन्ना अपनी बात छोड़कर गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वह इस पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि उनके रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आ गई है। यह जिक्र हम आपसे 5 तारीख का कर रहे हैं, पिछले महीने की 5 तारीख, और 15 को उनको 13 तारीख को रिटायर होना था और फिर 14-15 के बाद से नए चीफ जस्टिस आ गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और इससे पहले वक्फ कानूनों को जेकर लेकर किया गया था, उसके बीच एक बड़ी मोटी लकीर है। उस दौर में जो खास तौर से जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे और जिसके जरिए संविधान का जिक्र मौलिक अधिकारों तक को लेकर हो रहा था, और आज जो बहस मुहाइश शुरू हुई उसमें खुले तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दरअसल यह एक सामान्य सी धारणा है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने के बाद असंवैधानिक तौर पर देखना सही नहीं होता है, उसे संवैधानिक तो मानना ही पड़ेगा। और अगर आप असंवैधानिक मान रहे हैं तो फिर आपको पूरे मामले को बड़े ठोस तरीके से और बड़े व्यापक तौर पर रखने आना चाहिए। यानी अभी तक की जो बहस थी उसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून को लेकर ही असंवैधानिक शब्द शुरू से ही जोड़ा गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एक परंपरा रही है पार्लियामेंट के भीतर की। बीच में रेफरेंस के लिए हमें लगता है कि पार्लियामेंट की भूमिका क्या हो, इसको लेकर विपक्ष और विपक्ष के कई पार्टियों के नेताओं ने कई मौकों पर जिक्र किया कि बहुमत की ताकत हो तो फिर संसद भी कैसे सत्ता के हाथ का खिलौना बन जाती है और वो बहुमत के आश्रय क्या कुछ करा लेता है। यह सारा नजरिया हर वक्त सामने आता है। तो आज लेकिन समझने की जरूरत इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है और आज का दिन खास तौर से इसलिए कहीं ज्यादा मायने रखता है
कल तो सरकार जवाब देगी, लेकिन आज जब सवाल उठ रहे थे तो एक क्षण के लिए, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, उस वक्त जो 3 बातें उभर कर आई थी। पहली बात क्या थी? कहा गया था कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 जिसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता होती है, 26 जिसके तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है, 29 जिसके तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का जिक्र होता है, और 300A जिसमें संपत्ति का अधिकार होता है, उसका उल्लंघन किया गया है। यानी उस वक्त एक सवाल जहन में था कि यह दरअसल असंवैधानिक है जो कानून बनाया गया है। दूसरा कहा गया मामला उस दौर में जो उठा था, उसमें था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी दखलंदाजी को बढ़ाता ही नहीं, सब कुछ उसके हाथ में सौंप देता है। यह भी होना नहीं चाहिए। और तीसरी परिस्थिति थी कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध, यानी जैसा प्रतिबंध यहां लग रहा है वैसा प्रतिबंध नहीं है। असंवैधानिक और संवैधानिक होने के बीच में संविधान ही है, और संविधान में लिखे शब्द ही हैं। उन्हीं शब्दों की व्याख्या इससे पहले हो रही थी, और केंद्र ने आज जो जवाब दिया, जो अटॉर्नी जनरल ने रखा, उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया और कहा कि इन्हीं 3 बातों पर आपको चर्चा करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वकील कपिल सिब्बल जी ने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं, आपको तो, हम तो पूरे कानून को ही असंवैधानिक मानते और मानते हैं कि यह वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने के तरीके हैं। हम उस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि सरकार की तरफ से जो दाखिल किया गया 3 मुद्दों को लेकर, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि कल उस पर सरकार अपनी बात कहेगी अटॉर्नी जनरल के जरिए। केंद्र ने जिन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की, उसमें बहुत साफ था कि कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को सुनवाई के दौरान वक्फ की सूची से हटाया नहीं जा सकता, चाहे वो वक्फ लिखित दस्तावेज से हो या लोगों के इस्तेमाल के आधार पर, यानी वक्फ बाय यूजर हो। याद रखिएगा, क्योंकि आज की चर्चा में यह बात उभर कर आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको रोक लगाने की मांग की थी कि संशोधित कानूनों में प्रावधान है कि जब तक कलेक्टर संपत्ति के सरकारी होने या नहीं होने की जांच कर रहा हो, तब तक उसे वक्फ ना माना जाए, इस नियम को लागू ना किया जाए। और तीसरा मुद्दा था कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, केवल जो पद के कारण सदस्य बनते हैं वे अपवाद हो सकते हैं। तो इस पर भी रोक लगाने का जिक्र आज केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया। अब यहां पर बड़ा सवाल है कि आज जब सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस BR गवई खुद थे, जस्टिस AG मसी खुद थे। उन्होंने जो 3 बातें शुरू में रखी, या कहें सुनवाई के वक्त से जो उभर कर आई, जो एक संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में इस कानून पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, यह संकेत है। चीफ जस्टिस जब संजीव खन्ना थे, तब संकेत अंतरिम आदेश के साथ कानून पर रोक लगाने का उभरा था। आज अंतरिम आदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम डाइल्यूट हो गए, कमजोर पड़ गए। कैसे? पूरी सुनवाई के दौरान, हम सुनवाई पर आए उससे पहले एक चीज समझिए कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत साफ तौर पर, बिल पर तभी रोक लगा सकते हैं जब वो असंवैधानिक लगे। और सामान्य धारणा है, संसद में कोई बिल कानून बनता है तो वो संवैधानिक होता है, और अगर इसके बावजूद भी आपको असंवैधानिक लग रहा है तो मामला आपको मजबूती से रखना चाहिए। आप कहेंगे अच्छा, अब इसके अंदर वाले हिस्से में जाइए, जिसका मैसेज आज ये क्यों उभर कर सामने आया। क्योंकि CJI BR गवई, जस्टिस AG मसी और जस्टिस K विनोद चंद्रन के बेंच ने जब सुनवाई की, तो सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने बहुत साफ तौर पर शुरू में कहा कि देखिए, इन 3 मुद्दों पर ही हम जवाब दे रहे हैं, आप चर्चा कर लीजिए। तो इसका विरोध कपिल सिब्बल ने कहा कि जी नहीं,
उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम तो अलग अलग मुद्दों के आसरे पूरे के पूरे इस परिस्थिति का जिक्र करना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है वह इसको बताने के लिए काफी है कि दरअसल आप जिस दिशा में फैसला दें उससे पहले समझ लीजिए कि हम इस बिल को ही असंवैधानिक क्यों मानते हैं। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पे ये अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 मुद्दे नहीं, सभी मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और यहीं से बात निकली कि दरअसल 2025 का वक्फ कानून कहा गया कि सुरक्षा के मकसद से बनाया जा रहा है, लेकिन असल में इसको बनाने का तरीका ही ऐसे था जिससे वक्फ संपत्तियों को एक गैर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कब्जे में लिया जा सके और निजी संपत्तियां सिर्फ इसलिए छीनी जा रही है क्योंकि उनमें कोई विवाद है। और फिर उन्होंने कहा कि हमें यह भी जानकारी मिली है कि विवाद की प्रकृति क्या है। कलेक्टर के ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को उस विवाद को देखने के लिए नियुक्त किया गया जाता है और सारी संपत्ति कब्जे में ले ली जाती है। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए हुए सब कुछ कब्जे में ले लिया जाता है। तब सिब्बल कहते हैं कि सरकार अपनी प्रक्रिया खुद तय करती है और कोई भी विवाद खड़ा कर सकता है। यह एक पहलू है और दूसरा, वक्फ क्या होता है? वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान है और इसके अनुसार वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अगर एक बार वक्फ हो गया तो वो हमेशा वक्फ का ही रहेगा। इसका ऐतिहासिक कारण है और हमारे संविधान के तहत राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को फंड नहीं कर सकता है। अगर कोई मस्जिद है तो राज्य उसकी फंडिंग नहीं कर सकता। कब्रिस्तान है तो वह भी निजी जमीन पर बनाया जाता है, वहां कोई कमाई नहीं होती है, बस लोग अपने प्रियजन को वहां दफनाने आते हैं। और तो फिर इन्हें चलाया कैसे जाता है? चैरिटी, दान पुण्य के जरिए चलाया जाता है। सीजीआई यहां पर कहते हैं यह तो अन्य मंदिरों में भी होता है, मैं दरगाह भी जाता हूं, वहां पर भी होता है। तब सिब्बल कहते हैं देखिए, मस्जिद और दरगाह में अंतर होता है। इन संपत्तियों को बचाने के लिए समुदाय की जिम्मेदारी होती है और वह कहते हैं कि अगर उस जगह पर अतिक्रमण हो जाए तो वक्फ की प्रकृति बदल जाती है। और इसके बाद 1913, 1923, 1954, 1984, 1995, 2013 और 2025 के कानूनों को भी देख लीजिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल कहते हैं अच्छा, 2025 का कानून तो सिर्फ संशोधन का जिक्र कर रहा है। तब सिब्बल कहते हैं जी नहीं, यह पिछली पुरानी तमाम परंपराओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2 अहम बातें जो थी, वक्फ बाय यूजर और समर्पण, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य के लिए जो संपत्ति समर्पित की गई उसे उसी उद्देश्य से इस्तेमाल करते रहो तो वो वक्फ बाय यूजर बन जाती है। यह अवधारणा बाबरी मस्जिद केस में भी मानी गई थी, लेकिन अब इस कानून को हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि दरअसल कानूनों में वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था और आपने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। लेकिन बहुत सी संपत्तियां तो 100, 200, 500 बरस पहले बनाई गई थी, तब रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं थी। तब इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी था? सिब्बल कहते हैं हां जरूरी था, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कोई दंड या परिणाम तय नहीं था। तब सीजीआई कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं चलेगी, आप शुरू से बताइए, ABCD से आपको शुरू करना होगा। मैं खुद से पूरा कानून नहीं पढ़ूंगा, बस बताइए क्या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था? इस पर सिब्बल कहते हैं कानून में शैल यानी करना होगा शब्द लिखा था। तो सीजीआई कहते हैं सिर्फ शैल यानी करना होगा लिखने से कोई चीज अनिवार्य नहीं हो जाती जब तक उस पर कोई स्पष्ट परिणाम या दंड तय ना हो। सिब्बल कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन नतीजा यह नहीं था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वक्फ की प्रकृति ही बदल जाएगी या फिर वक्फ माना ही नहीं जाएगा।
यह एक ऐसी धारणा इस दौर में वक्फ कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, क्योंकि जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे संविधान में लिखे अलग अलग आर्टिकल्स का और उसके जरिए प्रावधानों का और उस प्रावधानों के नजरिए से वक्फ कानूनों का, तो आप एक झटके में आप कह सकते हैं कि जो पुरानी पूरी प्रक्रिया वक्फ कानून को लेकर सुनवाई थी, जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के वक्त हो रही थी, अब वो कोई मायने नहीं रखती है। उस दौर में जो अंतरिम आदेश के संकेत थे, अब वो कोई मायने नहीं रखती है। अब जब चीफ जस्टिस बी आर गवई जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और जो सवाल इस बेंच के सामने उठे या जो सवाल जिक्र किए गए, वो दरअसल उस हिस्से में चले जाइए जब आप पार्लियामेंट के भीतर बहस को सुन रहे होंगे। वो पूरी बहस पार्लियामेंट के वेबसाइट पर मौजूद है, वो पूरी बहस यूट्यूब में मौजूद है। अगर आप उस दौर में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को देखें, समझे, परखें, तो आप समझ जाएंगे कि वो पूरी बहस कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त हो रहा था, उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कई सांसदों ने बाखूबी रखी। और उसके बाद का सवाल था कि क्या ये असंवैधानिक है, और संविधान के तहत जो अधिकार किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म को मिलते हैं, उस पर क्या ये कोई आक्षेप है। बात दोबारा घूमकर वहां पर आती है। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो है अब वक्फ नहीं रहेंगी। यानी मतलब ये कि अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन कर रहा है तो अब उसकी वक्फ की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, दरगाह है तो वहाँ श्रद्धालु नहीं जा सकते, या खानका है तो वहाँ पे उस तरह के लोग नहीं जा सकते। तो ये तो आप मेरे रिलीजियस राइट को ख़त्म कर रहे हैं। इस सुनवाई में आगे कैसे क्या हुआ उसे जानने समझने से पहले एक क्षण के लिए यह संकेत समझ लीजिए कि वक्फ कानून को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, उसके बाद मुस्लिम समाज समुदाय के भीतर और उन सवालों को उठाने वाले मुस्लिम पॉलिटिशियंस या इस देश के भीतर जो सेकुलरिज्म का जिक्र भी करते हैं, वो तमाम सवाल एक झटके में अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल करार फैसले के बाद एक झटके में हो जाएंगे। यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति है, क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें बहुत साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जब ये कह रहे हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, तो क्या हम ऑन रिकॉर्ड ले लें कि 2013 से पहले वक्फ वाई यूजर को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं थी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा जी नहीं, 1923 के बाद यह जरूरी था, क्योंकि उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की परिस्थिति निकलकर सामने आई। और कपिल सिब्बल ने कहा कि दो तारीखें नहीं, 1904 और 1958 प्राचीन स्मारक अधिनियम संरक्षण अधिनियम दोनों प्राचीन स्मारकों से संबंधित है। और जब 1904 का अधिनियम आया तो अधिनियम ने हस्तक्षेप नहीं किया। उदाहरण के लिए उन्होंने जामा मस्जिद का उदाहरण दिया कि जामा मस्जिद सरकार कह सकती है वह इसे संरक्षित कर सकती है, इसीलिए अधिसूचित कर सकती है कि प्राचार्य जो प्राचीन स्मारक इसको घोषित कर देते हैं। तो कोई भी स्वामित्व हस्तांतरण नहीं किया गया जो इस दौर में हो सकता है। अब यहां पर चीफ जस्टिस ने कहा, लेकिन क्या इससे धर्म का पालन करने पर रोक लग सकती है? क्या आपको वहां जाकर प्रार्थना करने से रोका जा सकता है? और फिर उन्होंने बताया, मैं हाल ही में खजुराहो गया था और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में अभी भी वहां के मंदिर हैं, सभी वक्त वहां पर जाकर प्रार्थना अभी भी कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि दरअसल यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है और संशोधन से वक्फ को सरकार ने अपने पास से लिया है, और इसके बाद कोई अनुसूचित जनजाति मुस्लिम है और वक्फ बनाना चाहता है तो ऐसी संपत्ति वक्फ नहीं है, यह सीधे तौर पर अधिग्रहण होगी और अनुच्छेद 25 के तहत यह अधिकार छीना जा रहा है। सीजीआई ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद अगला सवाल यह था कि जो सीजीआई ने कहा कि अगर सिब्बल की दलील दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि धर्म का पालन करने का अधिकार प्रभावित होता है और वक्फ
कि छीने जाने के बाद वे वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रार्थना जारी रखना खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए धर्म का अधिकार प्रभावित होता है। इस पर सिब्बल एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि एक प्रावधान के बारे में तर्क दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ की संपत्ति दान करने के योग्य होने से पहले एक मुसलमान को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना चाहिए। पहले बोर्ड के सदस्य मुस्लिम होते थे, अब गैर मुस्लिम नामांकित सदस्य होंगे। तो सीजीआई का कहना था, चीफ जस्टिस इस पर कह रहे हैं कि कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा है और जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं आए अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमें तो कॉलेज में पढ़ाई के वक्त यही सिखाया गया है और यहां से वो संकेत उभर कर सामने आते हैं जो संकेत चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के वक्त सुनवाई के दौरान नहीं उठे थे। ये संकेत आने वाले वक्त में भारत के भीतर की समूची राजनीति जिन रास्तों पर चलते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है या फिर इस देश के भीतर में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो सवाल संविधान में भी दर्ज है वह भी क्या नए तरीके से परिभाषित हो जाएंगी या हो सकती है। ये सवाल एक बार फिर अब बड़ा हो गया। ये बड़ा इसलिए भी हुआ क्योंकि इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल मामला जब तक लंबित रहने के दौरान संपत्ति की जो स्थिति 3C के तहत है वो बदल जाती है और वक्फ का कब्जा खत्म हो जाता है। तो फिर सिब्बल ने कहा कि जांच शुरू होने से पहले ये वक्फ नहीं रह जाती। तब सीजीआई गवई की सिब्बल से महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी जो थी उस तर्ज पर थी कि संसद द्वारा पारित कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हमें कॉलेज में यही बताया गया और रोक का आदेश प्राप्त करने के लिए आपको एक मजबूत मामला बनाना होगा। खास तौर से आज के वर्तमान संदर्भ में हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति में वक्फ कानून आ गया जहां पर फैसला क्या होगा शायद इसको लेकर कोई सस्पेंस बचना नहीं चाहिए। बावजूद इसके कल सरकार क्या कहेगी, अंतरिम आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इंतजार करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने यह भी कहा, मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा और 5 साल तक क्यों इंतजार करूं। यह अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 26 का उल्लंघन है। इसी तर्ज पर यह बात आगे बढ़ती चली गई और एक झटके में वह 3 बातें जो खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बीच खड़ी थी उसमें आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र था, आर्टिकल 26 जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन के स्वतंत्रता का जिक्र था, आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक अधिकार का जिक्र करता था और आर्टिकल 300A जो संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन का जिक्र करता था, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 14 और 15 भी आ जाता है। वो सारे सवाल आज के दौर में उभर कर बहुत साफ संकेत दे गए कि दिशा क्या है। आखिर के 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, सरकार क्या कहेगी जो उसने संसद के भीतर बिल को रखा उससे हटकर वो कुछ कहेगी नहीं। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहले की बहस और अब की बहस में अंतर देख पाने की स्थिति में क्यों आ गया। और तीसरा सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज जो अधिकार हैं और जिस आर्टिकल का जिक्र हो रहा है उसको लेकर वर्तमान के संदर्भ में नए सिरे से सोचना और परिभाषित करना, क्या इस दौर में सुप्रीम कोर्ट भी उसी रास्ते है। इसीलिए हमने शुरू में आपसे कहा, संस्थानों को संभालने वाला व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति के आश्रय कोई भी संविधान कैसे काम करेगा
और संस्थान कैसे चलेगा और उसकी कार्रवाई क्या होगी, मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी हकीकत यही हो चली है। आप समझ गए तो ठीक, अन्यथा कल का इंतजार कीजिए जब सरकार जवाब देगी और फिर अंतरिम आदेश पर फैसला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।